सिनेमा घर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं किसी फिल्म की कहानी। तो आज भी कुछ ऐसी ही रोमांटिक एवरग्रीन फिल्म की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है, अपने दौर की हिट फिल्मों में से एक है। अगर आज भी हम इस फिल्म को देखते हैं तो पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। तो आप बताएं कि कौन सी होगी आज की ये फिल्म। तो चलिए थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं। आज की फिल्म है सुपरस्टार की। तो भाई जब सुपरस्टार हमने बोल ही दिया है तो आपके जहन में नाम आ ही गया कि भाई आज की कहानी राजेश खन्ना पर आधारित है। बिल्कुल सही पहचाना। आज की कहानी हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है 70 के दशक की फिल्म आपकी कसम की। तो आप भी इस कहानी को हमारे साथ ज़रूर सुने 12 बजे तक। बीच बीच में हम आपको गाने सुनाएंगे, और अगर आपने पूरी कहानी नहीं सुनी तो थोड़ा सा लिंक टूट जाएगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर 12 बजे तक, और सुनिए सिनेमा घर में आज की कहानी आपकी कसम। कहानी की जो शुरुआत है वो कुछ ऐसे होती है कि कॉलेज का जो है दिन वो होता है। सभी कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्र और छात्राएं आई हुई होती हैं, सभी उधर उधर घूम रहे होते हैं। इसी बीच में जो इस फिल्म का नायक है उसका नाम है कमल भटनागर। जी हाँ, राजेश खन्ना कमल भटनागर के रूप में है, और इस फिल्म की जो नायिका है मुमताज़ वो सुनीता के रूप में है। तो इस तरह से जो नायक है वो बेंच पर बैठे हुए होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं। तभी चुलबुली शरारती सी सुनीता वहाँ से गुजर रही होती है। तभी पीछे से, बेंच के पीछे से एक जो दोस्त है कमल का, वो फूल फेंकता है सुनीता के ऊपर, और सुनीता यही सोचती है कि ये फूल जो किसी ने फेंका है वो निश्चित रूप से कमल ही हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं। ये उनकी ही शरारत हो सकती है। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा होता है, और उसके बाद सुनीता उनके पास ही आ जाती है और झगड़ते हुए कमल से कहती हैं कि ये कौन सा मजाक है, आप इस तरह से फूल क्यों फेंके जा रहे हैं हम पर। तो कमल कहते हैं, भाई मैंने तो कोई फूल फेंके ही नहीं, आप कैसे कह सकती हैं। थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है दोनों के बीच में, और उसके बाद सुनीता वहाँ से चली जाती हैं। कमल MSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, एक होनहार छात्र है। अच्छे छात्र होने के साथ साथ वो कॉलेज की सभी गतिविधियों में भाग भी लेता है। सुनीता एक धनवान परिवार की बेटी है और उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अब रोज कहीं ना कहीं दोनों का आमना सामना होता है कॉलेज के कैंपस में ही, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, यानी कि लड़ते झगड़ते दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगती हैं। और इसी तरह से एक दिन वो भी आता है जब सुनीता कमल को मन ही मन चाहने लगती है। इस तरह से ये मुलाकातें बढ़ती चली जाती हैं, और एक दिन क्या होता है कि कमल अपने गांव चंद्रपुर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़मीनी जो है वो विवाद है। तो जो कमल के पिता होते हैं वो उन्हें वहाँ पर गांव के लिए बुलाते हैं। तो वो योजना बनाते हैं कि वो कल गांव जा रहे हैं। कॉफ़ी पी रहे होते हैं, साथ साथ कमल और सुनीता बातें हो रही होती है। तभी जो है सुनीता वो भी गांव जाने की ज़िद करती है। तो कमल बताता है कि ट्रेन से जाने में तो 3 घंटे का समय लगता है, और अगर वहाँ से बस में जाएं तो 5 या 6 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन सुनीता कहती है कि भाई ना ही ट्रेन में जाना है ना ही बस में जाना है, मैं तो तुम्हें कार से वहाँ तक ले जाऊंगी।
कहती हैं कि मैं भी गांव देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर गांव चलूँगी। और इस तरह से दोनों का मिलना तय हो जाता है और वो चल पड़ते हैं चंदनपुर अपने गांव की ओर। जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश होती है, मौसम बिगड़ता जाता है। बारिश में वो दोनों भीगने लगते हैं, गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इसी बीच में सुनीता कमल को एक टॉवल देती है बाल पोंछने के लिए, जिसमें जी लिखा होता है। तो कमल सुनीता से पूछते हैं कि इस टॉवल में तो जी लिखा है, जबकि आपका नाम तो एस यानी कि सुनीता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो टॉवल वो उन्हें दे देती है। तो वो कहते हैं जी फॉर गॉड। तो गॉड का उपहार के रूप में वो टॉवल कमल अपने पास रख लेते हैं और इस तरह से दोनों चुस्कियों का आनंद लेते हैं। चाय इकट्ठे बैठकर गाड़ी में पीते हैं और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और इस तरह से जब उनकी गाड़ी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, बारिश भी थम जाती है, तो अगले दिन वो गांव पहुंचते हैं और गांव में जाकर उनका भव्य स्वागत होता है। पिता जो हैं वो A.K. हंगल हैं इस कहानी में, उनके पिता कमल के। तो वो उनका स्वागत करते हैं और उस लड़की के बारे में पूछते हैं जो कमल के साथ आई है। तो कमल बताते हैं कि ये एक अमीर बाप की बेटी है और वो गांव देखना चाहती थी। हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और इसलिए वो हमारे साथ यहाँ आ गई है। कमल के पिता को अच्छा लगता है, लड़की उन्हें सुशील, सुंदर और अच्छी लगती है। तो उन्हें तो ये लगता है कि शायद कमल ने कोई लड़की पसंद कर ली है, तभी वो उसे यहाँ लेकर आए हैं। और इस तरह से उस दिन रात को वो अपना खाना वाना खा के सो जाते हैं। सुबह अगले दिन दोनों गांव जाते हैं। गांव जाकर सुनीता को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के खेत खलियान और सभी लोग काम कर रहे होते हैं। वहाँ की खूबसूरती को देखकर सुनीता का मन करता है कि काश वो यहीं गांव में बस जाए। और धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि कमल के साथ कौन लड़की है जो शहर से आई है। तो इस तरह से जब वहाँ पर सारे लोग एकत्रित होते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो तभी इस तरह का कुछ समा बंधता है कि ये गाना शुरू हो जाता है। सुनो, कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, कहो, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चली हवा, झुकी, घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। कसम ये दिलकश नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई। मेरे सनम ये खामोश आँखें भी करती है बातें जो समझे कोई। समझा नहीं तुम समझा दो। अरे सुनो, हाँ कहो, कहा, अरे सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।
अपने दिल पर तेरा नाम लिख दूं हर एक रंग में। बातों में ना उलझाओ, अरे सुनो, हाँ कहो, हाँ कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा कभी फिर बात छेड़ेंगे, मर्जी नहीं है तुम्हारी अभी। कुछ हो गया तो बड़ी होगी मुश्किल, है छोटी उम्र है हमारी अभी। मैं क्या करूं बतला दो। सुनो, हाँ कहो, कहा, अरे सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी, घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, 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 जरा सा कुछ हुआ। अगले दिन सुनीता वापस शहर जाने की तैयारी करती है। कमल के पिताजी कमल से कहते हैं कि ना जाने ऐसी क्या बात है इस लड़की में कि जिसने उनका मन मोहित कर लिया है। क्यों वो अपनी सी लगने लगी है। क्योंकि अब वो शहर जा रही होती है तो पिता को अच्छा तो लग रहा होता है कि उसको कॉलेज पढ़ना है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा अंदर से बुरा भी लग रहा होता है। और इस तरह से बुझे मन से सुनीता भी कमल और कमल के पिता को छोड़कर वापस शहर आ जाती है। शहर में वो हॉस्टल में रहती है और हॉस्टल में पहुंचकर सुनीता अपने डैडी को एक चिट्ठी लिखती है। उसके डैडी जो हैं वो जब चिट्ठी पाते हैं तो थोड़ा सा वो भी गड़बड़ सा हो जाता है। साथ में जो सुनीता है वो एक चिट्ठी अपने पिता को लिखती है और साथ ही एक चिट्ठी कमल को भी भेजती है गांव के लिए। सुनीता की एक सहेली होती है, वो क्या करती है कि दोनों चिट्ठियों की अदला बदली कर लेती है। जो चिट्ठी कमल को जानी होती है वो सुनीता के डैडी के पास पहुंच जाती है और जो पिताजी को चिट्ठी भेजी होती है वो कमल के पास पहुंच जाती है। लेकिन चाहे कैसे भी हो मन की बात दोनों तक पहुंच ही जाती है और पता चलता है कि सुनीता ने कमल नामक एक लड़के को पसंद किया है जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता है। और जो कमल के पिता हैं वो भी सहमत हो जाते हैं क्योंकि वो तो चाहते ही थे सुनीता को अपनी बहू के रूप में देखना। और लेकिन कमल ने एक दिन कहा था कि वो अमीर बाप की बेटी है, तो कमल के पिता ने कहा था कि अमीर गरीब से फ़र्क नहीं पड़ता, केवल प्यार होना चाहिए। तो ये बात कमल के मन में घर कर गई थी। और इधर क्या होता है कि वो भी सहमति दे देते हैं। सुनीता के पिता रहमान हैं और दीना पाठक है उनकी माता के रूप में, तो वो दोनों उनके रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। इधर सुनीता के माता पिता भी मान जाते हैं, उधर कमल के माता पिता भी मान जाते हैं। और इस तरह से जो सुनीता ने अपने प्यार का इजहार किया था सभी सहमत है, सभी खुश हैं। छुट्टियां होती हैं, हॉस्टल से सुनीता अपने घर जाती है, माता पिता से मिलती है, कमल के बारे में बातें करती हैं। सभी खुश है कि सुनीता ने अपनी मनपसंद लड़के का चुनाव कर लिया है। वो शादी उसी से ही करेगी क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान होती है, इसलिए वो सुनीता को कष्ट नहीं देना चाहते। उनकी पसंद से सभी खुश हैं। तभी दोनों इधर गांव में
कमल भी खुश होते हैं, चिट्ठी को पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हैं। तो अलग अलग समय पर दोनों को जब चिट्ठियाँ मिलती है, जो खुशी का इजहार होता है गीत के माध्यम में कुछ इस तरह से उभर कर आता है। डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, आपकी कसम, आपकी कसम। पास
कसम, आपकी कसम। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म आपकी कसम की कहानी। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। कमल नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। एक दिन भटकते भटकते उनका सामना मोहन से होता है। मोहन संजीव कुमार के रूप में हैं और उनके पुराने दोस्त हैं। जैसे ही वो उनको मिलते हैं तो पता चल रहा है कि जो मोहन है वो सितार बजाने में मशगूल है। सितार बजाते बजाते जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो दोनों मित्र एक दूसरे को मिलकर खुश होते हैं, गले मिलते हैं और फिर बताते हैं कमल कि उसे नौकरी की तलाश है। मोहन आश्वासन दिलाते हैं कमल को कि उसे एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, साथ में एक बंगला भी खाली है और वो सारा काम वही देखते हैं ऑफिस का, इसलिए वो मकान दिलाने में भी मदद करेंगे। ये आश्वासन वो कमल को देते हैं। कमल कन्हैया लाल से मिलता है जो कि केस्टो मुखर्जी हैं और उनसे वो बंगले की चाबी लेकर कमल को दे जाता है। दोनों दोस्त पुराने समय को याद करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन अपनी पत्नी के साथ वहीं साथ वाले बंगले में रहते हैं। मोहन विवाहित हैं। उनकी शादीशुदा जो जिंदगी है वो अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो अलग मिजाज की है, इसलिए दोनों में नहीं बनती। अमीर बाप की बेटी है, इसलिए मोहन अपना जो खाली समय होता है ऑफिस से आने के बाद या तो वो टेनिस खेलते हैं या फिर सितार बजाते हैं। उनकी पत्नी उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करती, इसलिए वो अपने ही धुन में रहते हैं। अगले सीन में क्या होता है कि सभी दोनों की शादी करा देते हैं, यानी कि कमल और सुनीता की शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद कमल और सुनीता वहाँ पर बंगले में रहने के लिए आते हैं और इस तरह से वो मोहन के पड़ोसी भी बन जाते हैं। कमल सुनीता से कहते हैं कि ये नौकरी और बंगला मोहन की बदौलत है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी आराम से वहाँ चलने लगती है। बीच बीच में मोहन भी उनके घर आते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं, हंसी मजाक चलता है और इस तरह से आना जाना उनका लगा ही रहता है। लेकिन जो मोहन की पत्नी होती है वो कभी भी वहाँ नहीं आती। जब सुनीता उनकी पत्नी के बारे में मोहन से प्रश्न करती हैं तो मोहन यही कहते हैं कि वो कहीं बाहर गई है, उसे पार्टियों में जाना पसंद है, वो घर में नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह से धीरे धीरे सुनीता भी जान जाती है कि दोनों का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और अगर हम अब बात करें कमल और सुनीता की तो दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनका कॉलेज का प्यार उन्हें शादी के मुकाम तक ले आया है। दोनों आराम से जी रहे होते हैं। हालांकि जो सुनीता है वो बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है, लेकिन फिर भी वो कमल के लिए खाना बनाती है, चाय बनाती है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी काम होते हैं सुनीता बखूबी उन्हें करती है। और इस तरह से मोहन भी उनको देखकर खुश होते हैं कि किस तरह से ये जोड़ा अपना एंजॉय कर रहा है, खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो उन्हें देखकर मोहन भी खुश होते हैं और उसी बीच में ये गाना भी बज उठता है। भूल नहीं
तू आग भड़काती है, फिर दिल की प्यास तू बुझाती है। हे पहले तू आग भड़काती है, फिर दिल की प्यास तू बुझाती है। तेरी यही अदा तो मुझको पसंद है। अच्छा हाँ हाँ, मगर आज मोहब्बत बंद है, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। कितना मजा है ऐसे जीने में, धक धक भी होती नहीं सीने में। कितना मजा है ऐसे जीने में, धक धक भी होती नहीं सीने में। कोई बेचैनी नहीं, कितना आनंद है कि आज मोहब्बत बंद है। पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। ए मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है। रजामंद है मगर आज मोहब्बत बंद है। पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। जी हाँ, मोहब्बत बंद है। मोहब्बत तो बंद नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे जो संदेश है वो बंद है, क्योंकि अभी तक किसी ने हमें ईमेल नहीं भेजा है। श्रोताओं, आपकी कसम फिल्म की कहानी आपको कैसे लग रही है, इसके गीत आपको कैसे लग रहे हैं, आप ज़रूर हमें ईमेल करके अपने विचार जो हैं वो लिख भेजें। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, vbsdelhi@gmail.com। हमें ईमेल्स की प्रतीक्षा है। आप बताएं आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो भाई, हम गाने के बाद आपको उसी सीन की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे। सुनीता और कमल के दोनों खुश हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उनका जो शादी का सपना है, क्योंकि वो पूरा हुआ है, तो भले वो खुश क्यों ना हों। रोज़मर्रा का काम जो है वो चल रहा होता है। सुनीता अगली सुबह जब सुबह उठती है तो बाहर अपने बगीचे में जाती है, वहाँ से फूल तोड़ते हुए देखती है कि सामने मोहन सितार बजा रहे होते हैं। तभी वहीं पर उनकी पत्नी अलका आती है और वो मोहन को डांटती है कि वो इतने ज़ोर ज़ोर से सितार बजा रहे हैं, उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस तरह से वो उन्हें डांटती है। मोहन चुपचाप सितार बजाना बंद कर देते हैं और इसी बीच चुपके से जो है सुनीता, वो भी ये दृश्य देख रही होती है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, दोनों नाखुश से प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर वो कमल और मोहन की तुलना करे तो वो पाती हैं कि कमल तो एक बहुत ही समझदार, एक प्यार करने वाला पति है, और जबकि मोहन भी नेचर वाइज तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी का जो प्यार मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ने लगती है तो कई बार सुनीता को मिलने के लिए मोहन
घर पे आ जाते हैं। कभी वो चाय कॉफ़ी बना के पिलाती है, कभी खाना खिलाती है। कई बार तो क्या होता है कि जब अलका घर नहीं होती तो कमल की एब्सेंस में भी मोहन घर में आ जाते हैं। कमल ऑफिस गए होते हैं तो वो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि घर में कौन आता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि घर में कोई ना कोई तो है जो उनके पीछे से आता है, क्योंकि उन्हें हमेशा बुझी हुई सिगरेट के टुकड़े वहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से कमल को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगती है, सुनीता से नहीं बल्कि मोहन से। उन्हें पता चल जाता है कि मोहन ही है जो वहाँ पर आता है और उनकी पत्नी से मिलकर बातें करता है, लेकिन सुनीता को इस बात की कोई भी खबर नहीं होती। अब कमल सुनीता से कहते हैं कि जब भी वो घर पे नहीं होते तो आप आराम से खिड़कियां दरवाजे बंद रखा कीजिए ताकि कोई घर में ना आए। सहर्षी वो मान भी लेती है सुनीता कि घर में तो कोई आया ही नहीं, क्योंकि जो मोहन है वो तो उनका जिगरी दोस्त है, साथ ही बंगले में रहता है, तो कभी कभी आना जाना रहता है, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। लेकिन कमल के दिमाग में जो शक की सुई है वो तेजी से चलने लगती है। शक धीरे धीरे गहराता जाता है। कमल इतने शक्की हो जाते हैं कि उन्हें अब हर बात में शक होता है, हर बात में वो संदेह करते हैं। जहाँ पर शक और संदेह आ जाता है तो जो उनकी ये विवाहित जीवन था उसमें भी कहीं ना कहीं खटास आनी शुरू हो जाती है, दरार पड़ने लगती है। स्वाभाविक है, जहाँ पर इस तरह से शक आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन सुनीता को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जो उनका रवैया है कमल का, धीरे धीरे वो खराब ही खराब होता चला जाता है। वो अब सुनीता से उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को करके, छोटी छोटी बातों को अच्छा करके कमल को वो खुश करने का प्रयास करती है कि कमल खुश रहें ताकि उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छे से कट सके। अगला जो सीन होता है वो यही होता है कि शिवरात्रि का त्योहार है और चारों तरफ बहुत धूम हो रही होती है। सभी लोग मंदिर जा रहे होते हैं और इस बीच में वो भी जिद करती है सुनीता कमल को कि हम भी मंदिर जाएंगे, और दोनों मंदिर के लिए चले भी जाते हैं। मंदिर के नीचे खड़े होकर के वो अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खो जाते हैं कि उनकी कभी वो सोचते हैं कि उनका जो विवाहित जीवन है वो जब आगे बढ़ेगा, वो 2 से 3 हो जाएंगे, तो वो सोचने लगते हैं कि क्या होगा, क्या सोचते हैं। तो वो सोचने लगते हैं, कमल चाहता है कि वो तो एक प्यारी सी बेटी चाहते हैं कि बेटी घर की रौनक होती है, कि अगर उनके घर में एक प्यारी सी बेटी जन्म ले तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हसीन जो सपने हैं हर कोई शादीशुदा जोड़ा जो देखता है वो भी देखते हैं। इस बीच में वो ये भी तय कर लेते हैं कमल की अगर बेटी हुई तो उस बेटी का नाम एकता रखेंगे। इस तरह से मंदिर की सीढ़ियाँ वो चढ़ जाते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद लेके सीढ़ियाँ से जब नीचे आते हैं तो वहीं पर वो जो है प्रसाद के रूप में कुछ पी लेते हैं, और जैसे ही वो पी लेते हैं तो इतना नशा हो जाता है, सब लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और ये गाना बहुत ही अच्छा बन पड़ा है इस फिल्म में। अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, और आज भी कोई भी शिवरात्रि का मौका हो ये गाना ज़रूर बजता है। इस फिल्म को रिलीज़ हुए भले ही इतने साल हो गए हों, लेकिन आज भी ये गाना ज़रूर बजता है। तो आप भी झूमने नाचने के लिए तैयार हो जाएं, ये गाना भी बिल्कुल तैयार है आपको झुमाने के लिए। तो सुनिए ये गाना इस फिल्म का।
शंकर कांटा लगे न कंकर जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी एक के दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं एक के दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे जमीन पाँव के नीचे है आसमां सौरभ दी सौरभ दे सौरभ दी सौरभ दे जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी ओ बंसी भैया बड़ी जानकार मोरे राजा बड़े जतना दे चूरे तेरी फुलवारी रे कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवाना सौरभ दी सौरभ दे सौरभ दी सौरभ दे जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी अरे बजाओ रे बजाओ ईमानदारी से बजाओ अरे बजाओ बजा बजा खत्म कर दिए अरे ईमानदारी से बजा बेटा
तो इस तरह से खूब मौज मस्ती जो है वो होती है। लेकिन इस गाने के बारे में अगर हम आपको बता दें तो आर.डी. बर्मन जब गाने की धुन तैयार कर रहे थे इस गाने की, तो उन्होंने राजेश खन्ना को ये गाना सुनाया, लेकिन उन्होंने जो धुन तैयार की थी वो कोई अलग थी। लेकिन राजेश खन्ना अपने ही अंदाज में कोई और धुन गुनगुनाने लगे, तो आर.डी. बर्मन को यही धुन पसंद आई और उसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना यानी कि काके का जो काका हैं उनके अंदाज में ही ये धुन बनाई और ये धुन काफ़ी लोकप्रिय होगी, फेमस होगी और यही वो धुन है जो आज आपने भी सुनी। तो ये तो इस गाने के बारे में छोटी सी एक जानकारी थी, लेकिन कुछ हमें ईमेल भी मिले हैं, उनका भी हम जिक्र करते चलें। पहला जो ईमेल आज के इस कार्यक्रम का है वो है राम गुप्ता जी ने हमें ईमेल भेजा है। उन्होंने लिखा है वेरी नाइस नरेशन ऑफ स्टोरी इन वेरी स्वीट वॉइस, और आप एक कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता वर्मा जी लिख रही हैं प्रीतमपुरा दिल्ली से। उन्होंने लिखा वाकई कितने सुंदर कलाकार की फिल्म है, हमें भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, इस फिल्म के गाने लाजवाब हैं और मुमताज और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री से तो सभी वाकिफ़ है। अनीता जी आपको कॉलेज का ज़माना याद आ गया, हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईमेल भेजने के लिए। अगला ईमेल है जो भेजा है रंजन वशिष्ठा ने, और इन्होंने रंजन वशिष्ठ ने जो मैसेज भेजा है उन्होंने भी लिखा है द स्टोरी ऑफ आपकी कसम इज़ बीइंग वेरी नाइसली टोल्ड बाय यू, वंडरफुल। आपका ईमेल हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईमेल भेजने के लिए। और इस तरह से कोमल पंडित का ईमेल हमें मिला है कस्बा रबूपुरा ग्रेटर नोएडा से, और उन्होंने लिखा है कि इस फिल्म का ये गाना है ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। वो गाना जब भी वो सुनती हैं कहती हैं कि आंखें भीग जाती हैं। ये गाना अभी इस फिल्म में आएगा, आप बने रहिए विविध भारती के साथ, गाना ज़रूर सुनिएगा। और मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एसएमएस जो है ये ईमेल वो हमें मिला है, लिखने वाले हैं अरविंद भाटी, मोहम्मद सईद अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और इन्होंने भी लिखा है कि हमें आपके आने का इंतज़ार रहता है, आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपकी कसम फिल्म लेकर आप आई हैं, आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, शुक्रिया, मेहरबानी। और आप सुन रहे हैं, आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। अगला जो ईमेल है वो है लिखने हमारे श्रोता हैं गांव घिटौनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी। आप भी लिख रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति हमें अच्छी लग रही है, राजेश खन्ना की ये बेहतरीन फिल्म है, इसलिए आपने लिखा है कि मेरी बेगम यानी उनकी जो बेगम है उनको भी राजेश खन्ना बहुत पसंद है, उनके पसंदीदा हीरो हैं, इसलिए आपको भी वो ढेर सारी बधाइयाँ दे रही हैं। कोई बात नहीं, आज राजेश खन्ना जी की मूवी के गाने आप सुन रहे हैं, उनकी फिल्म में जो उन्होंने अभिनय किया है उसे आप सुन रहे हैं कहानी को, हमें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला ये जो ईमेल है वो है हमारे साथी हैं अरविंद सिंह जी। इन्होंने कहाँ से ये ईमेल भेजा है नहीं लिखा, लेकिन ये लिख रहे हैं कि जानकारी देने के लिए धन्यवाद, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए। तो भाई हम कहानी की ओर बढ़ते हैं और पता चलता है कि जो कमल है वो अब ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात रंजीत से होती है। रंजीत के रूप में सुरेश हैं और वो भी इसी कंपनी में काम करते हैं। जो ये सुरेश होता है ये कमल का पुराना यार होता है, कॉलेज के ज़माने का। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। सुरेश कमल को कहते हैं कि भाई तुमने तो शादी की पार्टी ही नहीं दी, तो एक शादी की पार्टी आयोजित करी जाए घर पे। तो इस तरह से कमल भी मान जाते हैं और इस तरह से घर में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है और सभी कई तरह के तोहफे जो हैं वो कमल और सुनीता को देते हैं। कमल और सुनीता भी खुश हो जाते हैं। मोहन भी वहाँ आते हैं और ये जो सुनीता है ये कॉलेज के ज़माने में बहुत ही अच्छा गाना गाती है, तो सभी आग्रह करते हैं कि भाई गाना हो जाए। तो
सुनीता ये कहकर टाल जाती है कि नहीं नहीं, वो गाना नहीं गाएगी, बहुत दिनों से उन्होंने गाना नहीं गाया है। लेकिन मोहन जो है वो अपना सितार लेकर जब बैठते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरे सितार के सुर सच्चे हैं तो आप ज़रूर गाना गाएंगी। तो सुनीता सहर्ष मान जाती है। कमल भी आग्रह करते हैं कि सुनीता गाना ज़रूर गाए, और इस तरह से सुनीता गाना लगती है और जो मोहन है वो सितार बजाने लगते हैं। तो आइए ये गाना सुन लें आप भी। चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके पलकों के पीछे से छुपके कह गई सारी बतियां। अखियां वो अखियां, ये अखियां वो अखियां। चोरी चोरी चुपके चुपके पलकों के पीछे से छुपके कह गई सारी बतियां। अखियां वो अखियां, ये अखियां वो अखियां। सभी सुनीता की तारीफ करने लगते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर गाना गाया। और इस तरह से जो कमल है वो ज़्यादा शराब पी लेते हैं उस दिन पार्टी में, और जब वो घर लौटते हैं तो वो ईर्ष्या करने लगते हैं। अगला दिन आता है, 10 मिनट पहले ही वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शाम को भी देर से आने के लिए कहते हैं। कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो कमल के मन में घूमती ही रहती है। जब वो टेनिस खेलने जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि आज तो मोहन भी टेनिस खेलने के लिए नहीं आए। शाम को जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि मोहन सुनीता के साथ बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहे होते हैं। उनका जो वो शक है वो सच में बदल जाता है। वहाँ पर एक घड़ी रखी होती है टेबल पे जो टिक टिक की आवाज़ कर रही होती है। सुनीता कहती है कि शादी के उपलक्ष्य में मोहन ने ही ये घड़ी उन्हें भेंट की थी। ये सुनकर तो उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है, और इस तरह से पता चल जाता है कि जो शक है वो तो अब और ही बढ़ गया।
सुनीता को भी लगने लगता है कि कमल उसे अब पहला जैसा प्यार नहीं करते। सुनीता बेरुखी से परेशान हो जाती है एक दिन और रोने लगती है, और एक दिन कमल मोहन की दी हुई जो घड़ी होती है उसे भी तालाब में फेंक देते हैं। ऑफिस में उनका मन नहीं लगता, रह रहकर उन्हें पुरानी बातें याद आती है। ऑफिस में एक दिन कमल गुस्से में ऑफिस का शीशा तोड़ देते हैं, और एक दिन मोहन जब घर में होते हैं तो वो सुनीता से मिलने आते हैं, लेकिन उस दिन कमल ऑफिस गए होते हैं। कहीं पर एक शो होता है, म्यूजिक कंसर्ट होता है, उसमें जाने की वो जिद करते हैं। सुनीता को कहते हैं कि वो भी साथ चले, क्योंकि कमल तो कहीं दूर ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। सुनीता मान लेती है और इस तरह से वो उनके साथ शो देखने चली जाती है। जब वो रात को वापस लौटती है तो देखती है कि कमल छुपकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सभी बर्दाश्त से बाहर है। सुनीता को अच्छा नहीं लगता कि कमल उससे कैसे झगड़ रहे हैं। वो रूठकर कमल से अपने मायके के लिए चली जाती है, और इस तरह से जब वो अपने मायके चली जाती है सुनीता, तो मोहन आता है। अब तो मोहन जब कमल से मिलने के लिए आता है तो बहुत सारी उनकी भी आपस में बहस हो जाती है। शक के कारण वो मान लेते हैं कि मोहन ने ही उसका घर बिगाड़ा है, और इस तरह से वो मोहन को चांटा मारते हैं और मोहन भी अपने घर चले जाते हैं। इधर क्या होता है, सुनीता जब रो के अपने पापा के घर चली जाती है तो पूरी कहानी बयां करती है कि किस तरह से कमल ने उनके साथ ऐसा किया। उन्हें बहुत बुरा लगता है। कमल की बेरुखी से सुनीता बहुत ही आहत है। सुनीता के पिता बैरिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सुलह हो जाए, लेकिन कमल तो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। माता पिता भी सुनीता को बहुत समझाते हैं। इधर क्या है कि जो कमल है वो भी अपने गांव की ओर चले जाते हैं। बैरिस्टर जो होते हैं सुनीता के पिता, वो एक लीगल नोटिस जब वहाँ पर भिजवाते हैं, वो चाहते हैं कि शायद लीगल नोटिस भिजवाने की वजह से, कुछ धमकी की वजह से कमल शायद अपनी गलती मान ले और सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उधर मोहन भी उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। वो सुनीता के माता पिता से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे सामने अगर सुनीता मुझे राखी बांध ले कमल के सामने, तो हो सकता है जो आंखों के आगे ये पर्दा है वो हट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्थितियां तो और भी बिगड़ जाती हैं जब पता चलता है कि समझौता करने के लिए ना ही कमल तैयार है और ना ही सुनीता। एक दिन ऐसा आता है कि जब सुनीता अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। बताया जाता है कि उसकी हालत पागल सी हो गई है। अगर उसे इसी तरह की ये परेशानियां रही तो वो और भी पागल हो जाएगी। एक दिन कमल को अपना पुराना दोस्त सुरेश मिलता है। तब वो बताता है कि सुनीता भाभी और मोहन के बीच तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वही है जो सुरेश मोहन की बीवी से प्यार करता है, रोज उनसे मिलता है, और ये वही है जो अक्सर उनके लॉन का प्रयोग करता था आने जाने के लिए, क्योंकि वो मोहन की पत्नी को बहुत प्यार करता था। वो बताता है कि सुनीता तो बिल्कुल पाक है, पवित्र है, और इस तरह से कमल की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाती है। वो मोहन से तो माफ़ी मांगता ही है, साथ में वो सुनीता के पिता से भी मिलता है। अब जब वो मिलने चला आता है सुनीता के पिता से, तो सुनीता के पिता कहते हैं कि उसकी शादी तो उन्होंने कहीं और कर दी है। स्थितियाँ और भी बिगड़ जाती हैं। तो इस बीच में वो उदास हो जाता है कमल, उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, निराश है कि किस तरह से एक शक के घेरे ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। और ये गाना उस समय में पूरे जोर से गूंज उठता है। जिंदगी के सफर में गुजर जा
जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और इधर कमल अब बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, भिखारी की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन जब वो कहीं सड़क किनारे पूड़ियाँ और हलवा खा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक इश्तिहार दिखता है जो कि मोहन ने लिखा होता है। उन्होंने लिखा होता है कि अगर कमल तुम इस इश्तिहार को पढ़ो तो जल्दी से मुझे मिलो। जल्दी से कमल मोहन के घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। उनका हुलिया पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है, चोर समझ लिया जाता है उन्हें वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे मोहन कमल को पहचान जाते हैं, दोनों गले मिलते हैं। मोहन कहते हैं कि यही उनकी खोई हुई दौलत है। मोहन बताते हैं कि सुनीता ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी बेटी की शादी है। वो चाहती है कि कमल अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए अगर आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कमल जान जाते हैं ये वही उनकी बेटी है जिसकी आज शादी है। जब सुनीता ने घर छोड़ा था तब वो माँ बनने वाली थी। शादी का सीन आता है और इस तरह से वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मोहन कमल को मना लेते हैं। वो चले जाते हैं और वहाँ पर शादी का सीन चल रहा होता है। अचानक मंडप में आग लग जाती है। बड़ी मुश्किल से कमल अपनी बेटी को आग में जलने से बचाते हैं। तभी वहाँ पर सुनीता आती है, वो भी कमल को पहचान लेती है और इस तरह से बेटी भी अपने पापा के पाँव को छूती है। दोनों गले मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कमल सुनीता के पाँव में भी गिर जाता है और अधिक चोट लगने की वजह से, जख्म जो होते हैं आग में जलने के कारण, इस वजह से वो सहन नहीं कर पाता है कमल और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। कहानी का जो है दर्दनाक अंत हो जाता है। एक अभी मैसेज मिला है हमें जो भेजा है श्रीपाल गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से। उन्होंने कहा कि मैंने ये फिल्म कई बार देखी है, आज आपकी आवाज़